प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति और संगठन की प्रभावशीलता के स्तर को ऊंचा बनाने के साथ साथ कर्मचारियों की जो संतुष्टि है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि कर्मचारियों को संगठन के लक्ष्यों की ओर प्रेरित किया जाए। कार्मिकों में कार्य करने की क्षमता तथा कार्य करने की इच्छा दोनों ही होती है। फिर भी कई बार या तो कार्य समय पर नहीं हो पाता या फिर कुशलतापूर्वक निष्पादित नहीं हो पाता। सवाल यह है कि कार्य करने की क्षमता तथा कार्य करने की इच्छा के मध्य यह जो एक गैप है ये क्यों होता है। मतलब कैपेसिटी है और इच्छा भी है, लेकिन ये दोनों एक नहीं हो पाती। जब ये दोनों क्षमता और इच्छा दोनों हो जाएगी तो ही कार्य पूरा होगा। एक अच्छा प्रबंधक, पर्यवेक्षक या नेतृत्वकर्ता जो होता है वो इस गैप को ख़त्म कर देता है। कार्य करने की क्षमता तथा कार्य करने की इच्छा को जोड़ने वाली प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? मोटिवेशन कहलाती है। उसको मोटिवेट किया जाता है। तो मोटिवेशन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कार्य की क्षमता और इच्छा के मध्य पुल का कार्य करती है। अब हम इसकी थोड़ी डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं। फ्रेड लुथांस जो हैं वो इसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं अभिप्रेरणा या मोटिवेशन एक प्रक्रिया है जो शारीरिक या मानसिक कमियों या आवश्यकताओं से शुरू होती है तथा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु व्यवहार को क्रियाशील करती है। यानी कुछ आवश्यकताएं होती है, वो आवश्यकताएं हमारे को मोटिवेट करती है। कमियां जो हैं वो मोटिवेट करती है और उस वजह से हम उसको प्राप्त करने के लिए हम एक्टिव हो जाते हैं। इसी प्रकार मैकफार्लैंड जो हैं वो कहते हैं मोटिवेशन एक विधि है जिसमें प्रेरणाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, प्रयत्नों या आवश्यकताओं द्वारा मानव व्यवहार का निर्देशन, नियंत्रण तथा स्पष्टीकरण किया जाता है। यानी ये एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से जो भी हमारी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, आवश्यकताएं हैं वो कंट्रोल्ड होती है, डायरेक्टेड होती है। ठीक है ना। इसी प्रकार रॉबर्ट ड्यूबिन जो हैं वो भी कहते हैं अभिप्रेरणा उन शक्तियों का समूह है जो संगठन में एक व्यक्ति को कार्य प्रारंभ करने तथा उस कार्य में संलग्न रहने को प्रेरित करती है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मोटिवेशन जो है उसमें ये तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो आवश्यकता, एक उत्प्रेरक और एक लक्ष्य। जब कभी मनुष्य को शारीरिक या मानसिक असंतुलन या कमी का सामना करना पड़ता है तो इसे हम आवश्यकता का नाम दे देते हैं। जैसे मित्र न होने पर मित्रता की आवश्यकता, शरीर में पानी, ऊर्जा कम होने पर जरूरी तत्वों की आवश्यकता। कई बार आवश्यकता बिना कमी के भी अनुभव की जाती है। उदाहरण के लिए एक महत्वाकांक्षी मनुष्य पदोन्नति की आवश्यकता अनुभव करे तो आवश्यकता जो है वो पहले आती है। उसके बाद में उत्प्रेरक या चालक जो है वो आता है। आवश्यकताओं को नियंत्रित करने तथा लक्ष्य पहुंचाने के क्रम में उत्प्रेरक जो है उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। उत्प्रेरक क्रिया या कार्य उन्मुखी होता है तथा लक्ष्य या प्रेरणा तक पहुंचने के लिए ऊर्जा या सहारा प्रदान करता है। अभिप्रेरणा की जो प्रक्रिया है उसके हृदय के रूप में ये उत्प्रेरक कार्य करता है। शरीर में पानी या भोजन की आवश्यकता, प्यास या भूख के रूप में, मित्रता की आवश्यकता स्नेह या अपनत्व के रूप में तथा उच्च पद की आवश्यकता प्रतिष्ठा के रूप में, ये सब उत्प्रेरक हैं। भूख, प्यास, स्नेह, प्रतिष्ठा, ये मोटिवेशन है, उत्प्रेरक हैं। उसके बाद में आता है लक्ष्य। अभिप्रेरणा मोटिवेशन प्रक्रिया का अंतिम छोर जो है वो लक्ष्य है। लक्ष्य की प्राप्ति उत्प्रेरक को कम करती है। भोजन कर लेने से भूख कम हो जाती है, पानी पी लेने से प्यास कम हो जाती है, मित्र पा लेने से स्नेह या अपनत्व हो जाता है, उच्च पद मिलने पर प्रतिष्ठा भी शांत हो जाती है। तो इस प्रकार से ये लक्ष्य के प्राप्त होने से उत्प्रेरक थोड़ा कम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मोटिवेशन जो है उसके कुछ तत्व हैं। अब उसके बाद में हम
मोटिवेशन की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। पहली ये है कि अभिप्रेरणा क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात निरंतर चलने वाली क्रिया है, जो निरंतर व्यक्ति के अंदर जारी रहती है। अर्थात व्यक्ति की एक आवश्यकता पूरी होने पर दूसरी आवश्यकता या इच्छा सामने आ जाती है। इसी प्रकार संगठनों में भी अभिप्रेरणा प्रक्रिया भी क्या है, निर्बाध गति से सक्रिय रखी जाती है। चूँकि इच्छाएं जो है या आवश्यकताएं जो है वो व्यक्ति के स्वयं के अंदर से उत्पन्न होती है, अतः अभिप्रेरणा भी क्या है, एक आंतरिक प्रक्रिया है। हालांकि अभिप्रेरणा को बाह्य कारकों से भी प्रभावित किया जाता है, फिर भी ये मन से होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, चाहे व्यक्ति की आवश्यकताएं शारीरिक ही क्यों ना हो। अभिप्रेरणा प्रक्रिया जो है प्रत्यक्षतः मन या व्यवहार से जुड़ी हुई है। यह प्रक्रिया मानव की आवश्यकताओं या इच्छाओं या कमियों की पूर्ति के लिए प्रारंभ होती है तथा एक आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति पर क्या है, ये समाप्त हो जाती है। अभिप्रेरणा का सीधा संबंध मानव संतुष्टि से है। एक इच्छा की संतुष्टि के पश्चात दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की संतुष्टि का परिणाम है, न कि संतुष्टि का कारण है। वास्तव में संतुष्टि तो लक्ष्य की प्राप्ति या आवश्यकता की पूर्ति से होती है। अभिप्रेरणा इस संतुष्टि के लिए कार्य करती है। अतः मानव की संतुष्टि के लिए जो रत प्रक्रिया है तथा अंत में क्या है, एक परिणाम है। अभिप्रेरणा जो क्षमता है और जो इच्छा है उसके बीच में क्या है, एक पुल का कार्य करती है, लिंक का कार्य करती है। अभिप्रेरणा मनोबल को प्रभावित करती है, क्योंकि मनोबल अपने आप में कार्य करने की क्षमता, इच्छा शक्ति तथा आंतरिक बल का कार्य करता है। अभिप्रेरणा जो है वो पूर्णतया व्यक्तिगत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं तथा उत्प्रेरक होते हैं। अब हम अभिप्रेरणा से संबंधित दो सिद्धांत है आपके पाठ्यक्रम में, उनके बारे में देखते हैं। पहला है आपका अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। 1943 में मैस्लो ने अपने लेख ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के द्वारा यह सिद्ध किया कि मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है, अनंत है, अतः उन्हें एक साथ संतुष्ट नहीं कर सकते। संगठन तथा व्यक्ति का रिश्ता व्यक्ति की आवश्यकताओं के स्वरूप और पूर्ति पर निर्भर करता है। मैस्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है। सर्वप्रथम मनुष्य की शारीरिक या दैहिक आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास ये होती है। फिर उसके पश्चात सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे प्राकृतिक विपत्तियां, खतरे, अभाव, आपराधिक गतिविधियों से सुरक्षा आदि। तीसरे में सामाजिक आवश्यकताएं हैं। ये अपनत्व या प्यार की आवश्यकताएं हैं। हर व्यक्ति प्रेम, सौहार्द, सहयोग, मित्रता चाहता है। इसके पश्चात स्वाभिमान आवश्यकताएं हैं, जैसे सफलता, सम्मान, प्रतिष्ठा, पहचान, मान्यता। 5वें शीर्ष पर जो आवश्यकता है वो आत्मसिद्धि आवश्यकता है। आगे बढ़ने की इच्छा, सफलता के साथ कार्य में निपुणता और स्वयं की एक विशिष्ट पहचान, एक्सीलेंस जो है वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। हम अंततोगत्वा शारीरिक से बढ़ते हुए आत्मसिद्धि तक जाते हैं, एक्सीलेंस तक जाने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति की आवश्यकताएं जो है क्रमशः निम्न से उच्च की ओर बढ़ती है। भोजन, पानी, काम, वासना निम्नतम आवश्यकताएं हैं और आत्मसिद्धि की आवश्यकता क्या है, उच्चतम है। निम्न श्रेणी की आवश्यकताएं पूरी होने या संतुष्टि मिलने पर उच्च श्रेणी की असंतुष्टि या आवश्यकता अपना स्थान बना लेती है। यानी जब शारीरिक पूरी हो जाएगी तो सुरक्षा आ जाएगी, सुरक्षा होगी तो सामाजिक आ जाएगी। जब तक निम्न श्रेणी की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तब तक उच्च श्रेणी की आवश्यकता अपना स्थान नहीं बनाती। मैस्लो कहते हैं कि जो आवश्यकताएं हमेशा संतुष्ट करती रहती हो, उन आवश्यकताओं की कभी पूर्ति नहीं भी हो पाती, तो एक व्यक्ति एक सीमा तक सहन करने की क्षमता विकसित कर लेता है। मनुष्य प्रथमतः भोजन तथा अन्य दैहिक सुखों के बारे में सोचता है। इससे जब आगे सोचेगा तभी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो पाएगी। तो इस प्रकार से मैस्लो के द्वारा ये सुरक्षा, ये क्या कहते हैं, आवश्यकता संबंधी सिद्धांत बताया गया है। इसके पश्चात एक और आपके पाठ्यक्रम में है हर्ट्ज़बर्ग का द्विघटक सिद्धांत।
अभिप्रेरणा का यह सिद्धांत फ्रेडरिक हज़बर्ग के द्वारा दिया गया था और उसमें उन्होंने बताया कि संगठन में दो प्रकार के घटक जो हैं वो कार्मिकों की संतुष्टि या असंतुष्टि को प्रभावित करते हैं। आरोग्य घटक जो है वो वह घटक है जो संगठन के वातावरण या पर्यावरण से संबंधित होता है। आरोग्य घटक स्वयं कर्मचारियों को अधिक कार्य के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि इन घटकों की अनुपस्थिति यानी ये जो चीज़ें ना हो तो उससे क्या है, कार्मिक क्या है, असंतुष्टि पैदा होती है। आरोग्य घटकों में कंपनी की नीति व प्रशासन, पर्यवेक्षण, वेतन परिस्थिति तथा सुरक्षा, अंतर्व्यक्तिक संबंध, कार्य दशाएँ, ये अगर ना हो, सुपरविजन ना हो, कार्य की दशाएँ अच्छी ना हो, उनके जो कर्मचारी आपस में आपस की बातें सुख दुख ना बांटे, ये क्या है, पर्यावरण है। ये अगर नहीं होगा तो काम के लिए क्या है वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, आरोग्य घटक है। दूसरा जो घटक है वो है अभिप्रेरक घटक। ये वो है जो कार्मिकों में कार्य संतुष्टि के वास्तविक कार्य है। यही घटक कार्मिकों को कार्यकुशलता और अभिप्रेरणा के लिए क्या है, प्रेरित करते हैं, ज़्यादा कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। इनमें क्या है, उपलब्धि है, अचीवमेंट है, उसको मान्यता है, काम का उसका मतलब सलाम है, स्वयं कार्य है, वो अपने आप में यूनिक कार्य करता है। उच्चतर कार्य हो तो उसको कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है, उसको प्रगति की जाती है कार्य की। तो इस प्रकार से क्या है, ये अभिप्रेरक घटक क्या है, उसको प्रेरित करते हैं। आरोग्य घटक जो होते हैं वो निम्न स्तरीय आवश्यकताओं के प्रतीक है, जबकि अभिप्रेरक घटक जो है वो उच्च स्तरीय आवश्यकताओं के प्रतीक है। तो ये जो दो घटक हैं इनके माध्यम से वो बताना चाहते हैं हज़बर्ग। वो कहते हैं कि व्यक्ति की दो प्रमुख आवश्यकताएं होती है, एक तो कष्टों से बचाव, दूसरी क्या है, मनोवैज्ञानिक रूप से उन्नति। कार्मिक को कार्य संतुष्टि देने वाले घटक उसके कार्य के तत्व होते हैं, ये कार्य की संतुष्टि देते हैं, तथा कार्य असंतुष्टि देने वाले घटक उसके पर्यावरण से जुड़े होते हैं। अभिप्रेरणा के जो घटक हैं उसको हज़बर्ग ने वृद्धि या विकास घटक कहा है, और जो आरोग्य घटक हैं उनको क्या है, उन्होंने मेंटेनेंस घटक कहा है। हज़बर्ग कहते हैं कि आरोग्य घटक तथा अभिप्रेरक घटक जो हैं ये दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। उदाहरण के लिए कार्य संतुष्टि का विलोम कार्य असंतुष्टि नहीं है, बल्कि यह इंगित करता है कि कार्य संतोषजनक नहीं है। इसी प्रकार कार्य असंतुष्टि का मतलब कार्य संतुष्टि नहीं है, बल्कि यह है कि कार्य से संतोष नहीं है। इस प्रकार आरोग्य घटक व अभिप्रेरक घटक दोनों एक ध्रुवीय गुण हैं, जिसमें प्रत्येक दूसरे को बहुत कम योगदान देता है। तो इस प्रकार से क्या है, व्यक्ति ने, हज़बर्ग ने क्या है, द्विघटक सिद्धांत के माध्यम से क्या है, ये बताने का प्रयास किया कि हमें संगठन में उन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जिससे क्या है, कर्मचारी मोटिवेट होते हों। इसी प्रकार से कर्मचारी भी जो हैं वो दो प्रकार के हो जाते हैं, कुछ तो क्या है, आरोग्य इच्छुक होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, अभिप्रेरक इच्छुक होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे को नीतियाँ और कार्यक्रम बनानी चाहिए जिससे क्या है, लोगों को क्या है, मोटिवेट किया जा सके और संगठन के लक्ष्यों की क्या है, प्राप्ति की जा सके।